जब वो गुजरात के एक लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा है, तो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए कि महिलाओं को, बेटियों को वहाँ सशक्त करने के लिए इनके क्या कार्यक्रम रहे हैं। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जो इनकी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, बंच ऑफ थॉट की विचारधारा है, ये सारी विचारधाराएं तो महिला विरोधी विचारधाराएं हैं। अगर ये 2021 में कास्ट सेंसस हो गया रहता तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती हम लोगों को कि गणना होने के बाद, परिसीमन के बाद महिलाओं को इस रिजर्वेशन बिल का लाभ मिल पाएगा। बहुत डिले अभी इसमें होना है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो रोल मॉडल हैं। चाहे हम नगर निकाय में 50% आरक्षण की बात करें, पंचायत में बात करें 50% आरक्षण के, या फिर बेटियों को नौकरियों में 35% रिजर्वेशन जो उन्होंने दिया। इसके अलावा पुलिस बल में देश में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पुलिस बल में हैं वो बिहार में है, वो केंद्र में भी वो संख्या नहीं है। दूसरे प्रदेशों ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिहार ने जो नीतीश कुमार जी के नीतियाँ रही, प्रोग्राम्स रहे, कार्यक्रम है, उसका अनुसरण किया गया। तो देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से या हर तरह से वो सशक्त हो सके, इससे बड़ा पक्षधर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से बड़ा पक्षधर नेता इस देश में कोई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसे मोदी सरकार की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। विपक्षी दल इसे कैसे देख रहे हैं, हम यही जानने आए हैं जेडीयू कार्यालय में और हमारे साथ हैं अंजुम आरा जी और इनसे बात करते हैं केंद्र सरकार के बारे में। मोदी सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है 2024 के लिए। आप इसे कैसे देखती हैं? देखिए, इसको ये कोई आज का बिल नहीं है। ये विमेन रिजर्वेशन बिल इसके पहले भी सदन में आया है, इस पे बहस पहले भी हुई है और तो ये कोई नया नहीं है और हम लोगों ने तो इसका समर्थन किया है। हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी बेटियों को, महिलाओं को सशक्त करने के लिए ना उसके मजबूत पक्षधर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो बिहार में 2015 से लेकर के टिल टुडे जो काम किया है वो राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर उन्होंने खींची, एक नज़ीर बना है। और देश जो है, देश में बिहार और हमारे नेता नीतीश कुमार जी विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के वो रोल मॉडल हैं। चाहे हम नगर निकाय में 50% आरक्षण की बात करें, पंचायत में बात करें 50% आरक्षण के, या फिर बेटियों को नौकरियों में 35% रिजर्वेशन जो उन्होंने दिया। इसके अलावा पुलिस बल में देश में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं पुलिस बल में हैं वो बिहार में है, वो केंद्र में भी वो संख्या नहीं है। 33 कॉलेजों में 33% का रिजर्वेशन दिया। महिलाओं को इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करने के लिए जीविका जैसे कार्यक्रम, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जीविका बिहार में 10,45,000 ग्रुप काम कर रहा है और इसको बाद में केंद्र की सरकार ने इसी जीविका कार्यक्रम को आजीविका के नाम से आत्मसात किया और वहाँ पर वो कार्यक्रम चल रहा है। दूसरे प्रदेशों ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिहार ने जो नीतीश कुमार जी के नीतियाँ रही, प्रोग्राम्स रहे, कार्यक्रम है, उसका अनुसरण किया गया। तो देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से या हर तरह से वो सशक्त हो सके, इससे बड़ा पक्षधर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से बड़ा पक्षधर नेता इस देश में कोई नहीं है। तो हम इसके समर्थन में हैं और हम लोगों ने समर्थन दिया भी है सदन में। जी जी, लेकिन इसमें एक कहा जा रहा है कि जो पहले से डिमांड था कि जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उन महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण में आरक्षण की जो बात थी, तो इस पर कोई मतलब पहल नहीं की गई है। देखिए, ये जो बातें की जा रही इन अकॉर्डेंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न बातें किए जा रही हैं, संविधान के प्रावधान के अनुरूप है कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन सदन में हो, इसकी व्यवस्था हमारे देश के संविधान ने भी किया है। एक सवाल ज़रूर हम लोगों ने उठाया है और ये चिंतनीय भी है और ये चिंता इस बात का भी है कि देश के प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर भी एक सवाल है हमारा। 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रथम घोषणा पत्र में प्रथम एजेंडा इन्होंने दिया था कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाएगा। 9.5 वर्षों के बाद उनको रिजर्वेशन बिल की याद आई। दूसरी चीज़ है कि जब वो गुजरात के एक लंबे समय तक उनका कार्यकाल रहा है, तो उन्होंने बतौर चीफ मिनिस्टर आप देख लीजिए कि महिलाओं को, बेटियों को वहाँ सशक्त करने के लिए इनके क्या कार्यक्रम रहे हैं। ये जिस ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, जो इनकी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा है, बंच ऑफ थॉट की विचारधारा है, ये सारी विचारधाराएं तो महिला विरोधी विचारधाराएं हैं। आरएसएस, मैं पूछना चाहती हूँ कि आरएसएस जो संस्था है उसमें
एक भी महिला का नाम बता दे वहाँ की जो शीर्ष पदों पे वहाँ पे वो विराजमान रही हो या उनको मौका दिया गया है। आज तक किसी को मौका नहीं दिया गया है। तो उनकी नीयत पे ये सवाल ज़रूर है। और जो टाइमिंग है बिल लाने का, वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली वो चाहते हैं कि उसका वो माइलेज मिले। और देश के प्रधानमंत्री जी की सोच के कारण आज हमारे देश की महिलाएं, अगर ये बिल पहले आ चुका रहता तो आज हमारा 2024 में जो इलेक्शन होना है, देश की महिलाओं का 33% वहाँ रिप्रेजेंटेशन हुआ रहता है। लेकिन अब क्या है, ये आप एकदम एंड ऑफ द 23 तारीख को आप 23 में लेकर के आ रहे, 24 में इलेक्शन होना है। तो अभी तो अब गन्ना होना है, गन्ना के बाद परिसीमन होना है, उसके बाद ही इसका लाभ महिलाओं को और बेटियों को मिल पाएगा। तो मोदी जी ने जो ये डिले किया, जिसकी वजह से 24 में देश की महिलाओं को इस बिल का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। चाहे हम लोग कितनी भी ताकत लगा करके हम लोगों ने समर्थन दे दिया, इसके बावजूद भी मोदी जी की निष्क्रियता के कारण, मोदी जी के महिला विरोधी सोच के कारण। लेकिन मेरा पहला ही सवाल था मैम कि इसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक के तौर पे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 में महिलाओं की एक बड़ी जमात है जो उनको वोट करेगी और एक बार फिर वो बीजेपी जो है केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। देखिए, हम लोगों की जो चिंता है उसको आपने ही व्यक्त कर दिया। आपने क्या कहा, 2024 में इस बिल के कारण महिलाएं जम करके वोट करेंगे, यानी कि ये वोट की राजनीति तब तो हो गई उनकी। ये भी अन्य जो कमिटमेंट जो देश के आवाम से उन्होंने क्या कहा था, ये भी आने वाले समय में ये बोलेंगे कि ये जुमलेबाजी था। तो ये तो जवाब, ये जो आपने सवाल किया ना, तो हमारी चिंता जो है उसको और पुष्टि आपके सवाल नहीं दे दिया कि जम करके महिलाएं वोट करेंगी। क्या महिला रिजर्वेशन बिल मतलब इस 11th आवर में, इस टाइमिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, इसीलिए लाया गया कि हम तुष्टीकरण महिलाओं को वोटों का कर सके? तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और इससे बड़ा दुखद इस देश में कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी कि उनकी नीयत पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो तो पुष्टि हो रही है इस सवाल से। अगर महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना था तब तो पहले की सोची समझी साजिश के तहत इस बिल को इस टाइमिंग पे लाया गया ताकि महिला वोटों का वो तुष्टीकरण कर सके। ये आपके सवालों से इस्टेब्लिश हो रहा है। ये बताइए कि आपको लगता है कि जो दलित पिछड़े महिलाएं हैं उनके साथ इस बिल के जरिए भेदभाव किया गया है, उन्हें उनका सही हक नहीं मिल पाएगा? और जैसा कि एक बार संसद में शरद यादव ने ये कह के विरोध किया था कि परकटी महिलाएं इसका फ़ायदा उठाएंगी, तो सचमुच ऐसा ही होगा? देखिए, जहाँ हमारा सवाल है जिस चीज़ को लेकर के, वो सवाल हमारा जायज़ है, क्योंकि इसकी व्यवस्था हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता रहे हमारे, उन्होंने देश के संविधान में कर दिया है। देश के संविधान में ये व्यवस्था है कि पिछड़े, दलितों और अति पिछड़ों का रिप्रेजेंटेशन, उन्हें राजनीतिक रूप से मजबूत स्ट्रेंथन करने के लिए उनकी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो ये सवाल और देश के प्रधानमंत्री या सत्ता पक्ष को जो केंद्र में है, ये उसके लिए भी बहुत ही रिलेवेंट हो जाता है और ये मुनासिब हो जाता है कि वो जो देश का संविधान कह रहा है, इस दिशा में स्पष्ट निर्देश दे रहा है, उसको अक्षरशः वो फॉलो करते हुए इस बिल को वो मतलब लाए, इस बिल को उसके अनुसार इस बिल के प्रावधान को करें, उसके अनुसार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बिल पे को एग्जीक्यूट करने की वो व्यवस्था करें। यानी कास्ट सेंसस भी कराए, जो 2021 में उनको कराना था, अब तक वो नहीं कराए हैं, 2023 हो गया। अगर ये 2021 में कास्ट सेंसस हो गया रहता तो इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती हम लोगों को कि गणना होने के बाद, परिसीमन के बाद महिलाओं को इस रिजर्वेशन बिल का लाभ मिल पाएगा। बहुत डिले अभी इसमें होना है। तो देश के प्रधानमंत्री जी की निष्क्रियता के कारण, उनकी अदूरदर्शिता के कारण, महिला विरोधी सोच के कारण आज जो है ये बिल फिर कहीं ना कहीं एक लंबे प्रोसेस में वो जाते हुए हम लोग को दिख रहा है कि वो गणना होना है, परिसीमन होना है, फिर इस पर बहस होना है, फिर ये लागू होना है, एक लंबी प्रक्रिया है। जेडीयू का स्टैंड क्या है? जेडीयू क्या चाहती है कि दलितों, पिछड़ों को, महिला को आरक्षण मिले और इसके लिए वो पहल आपकी तरफ से पहल की जाएगी, मांग की जाएगी? देखिए, इस दिशा में हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बिल का मजबूती से समर्थन करते हैं। पहले भी हमने किया है इस पे, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो संविधान के प्रावधान के अनुरूप इस बिल को लाया जाए, यानी कि दलितों, पिछड़ और अति पिछड़े वर्ग की महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित किया जाए। लेकिन जिस तरह से बिल पेश किया गया है, मौजूदा जो
वक्त में आज बिल पेश किया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को दलित पिछड़ी महिलाओं को उसमें स्थान नहीं दिया गया, उनको आरक्षण नहीं दिया गया है, तो केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है और इसमें सुधार करना चाहिए? अभी तो उस पर चर्चा हुआ है। अभी भेदभाव वाली बात हम लोगों ने अपनी बातों को कहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के जो नेता वहाँ पे जिनका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, जिन्होंने अपनी बातों को रखा है, इस बात को रखा है वहाँ पे कि इस बिल में इस वर्ग का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब देखने वाली बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो इंडिया गठबंधन ने संविधान के अनुरूप जिन प्रावधानों की चर्चा की है, जिसकी मांग की है, उसको वो कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। से बात करने के लिए शुक्रिया मैम। तो ये थी जेडीयू की प्रवक्ता अंजुम आरा जी, जिनका कहना था कि दलित पिछड़ी महिलाओं को महिला आरक्षण बिल के तहत जो है उनको जगह मिलनी चाहिए और उनका हक उन्हें मिलना चाहिए, नहीं तो ये अधूरा ही है और मोदी सरकार सिर्फ वोट की राजनीति महिला आरक्षण बिल के जरिए कर रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।